वेक्टर्स ही करते हैं चलो। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद वेक्टर्स। तो वेक्टर्स वाले चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, उसके पास दोनों चीज़ें रहती है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर कैसा है वो देखते हैं। तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 11 से पहले जब आप 10th में जो भी आपने मैथमेटिक्स किया है यू आर डीलिंग ओनली विद मैग्नीट्यूड, जिनको हम स्केलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलर्स का पूरा ऑपरेशन आपको पता है। ऑपरेशंस इन द सेंस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, ये मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे कैसे करते हैं, उनके रूल्स क्या है, वो आप क्लास 1 से ही सीख रहे हो। ठीक है, वो सब आपने रूल्स देख लिए। अभी नया क्या आ रहा है, आपका डायरेक्शन भी साथ में नया आ रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आपका डायरेक्शन भी साथ में है तो डायरेक्शन का मैथमेटिक्स क्या है वो चीज़ अभी आप नया सीखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन के रूल्स और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, दोज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट यू हैव लर्नड इन केस ऑफ स्केलर्स। ठीक है, तो स्केलर्स में जो आपने एडिशन के रूल्स सीखे हैं उससे यहाँ पे रूल्स कंप्लीटली डिफरेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप वही चीज़ देखोगे कि ये नए रूल्स क्या है इन ऑर्डर टू डील विद डायरेक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन को स्पेसिफाई कैसे करते हैं हम मैथमेटिक्स में, वो चीज़ आपको सीखना है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शंस को मैथमेटिक्स में दिखाया कैसे जाता है। जैसे लैंग्वेज में आप कुछ भी बोल सकते हो कि यहाँ से एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, या फिर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ऐसा आप लैंग्वेज के टर्म्स में आप ऐसे बोल सकते हो, बट मैथमेटिक्स जो जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर शॉर्ट हैंड तरीका रिप्रेजेंट करने का होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे बनाया गया है या फिर वो चीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है मैथमेटिक्स में, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपके पास रहती है दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम उठाते हैं और उसको हम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड आपने उठाया, उसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल एंड अप गेटिंग अ वेक्टर। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट ऐसा ही होता है, सामने मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ उसका डायरेक्शन मल्टीप्लाइड रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड तो चलो एक नंबर होगा, दिस विल बी अ नंबर। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे बताया जाता है, ठीक है, वो चीज़ को हम देखेंगे। तो वेक्टर का डायग्राम जो होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कैसे हम दिखाते हैं, ग्राफिकली अ वेक्टर इज शोन विद एन एरो। ठीक है, एक एरो से दिखाते हैं। एरो का जो साइज है, ठीक है, इस एरो का जो भी साइज रहेगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, और एरो का जो हेड है, हेड किस तरफ है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर आप डायग्राम बनाना चाहो, वेक्टर विजुअली कैसा दिखता है, वो चीज़ आप इस डायग्राम से दिखाते हो। क्लियर? तो इतना लिख लो, अभी आगे हम डायरेक्शन का देखते हैं।
गया? ठीक है, चलो अभी लेट अस टॉक अबाउट डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन बहुत ही सिमिलर है कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ही ऑलमोस्ट। जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी पॉइंट को जिस हिसाब से लोकेट करते हैं, डायरेक्शन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। ठीक है, तो मान लो ये एक्स वाई जेड डायरेक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है स्पेस में, इस पॉइंट को आप कैसे दिखाते हो? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, दिस इज हाउ यू लोकेटेड। तो ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस में कितना आपको चलना पड़ेगा। ये वाई क्या बताता है कि वाई एक्सिस में कितना आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, और जेड क्या बताता है? जेड आपको ये बताता है कि जेड एक्सिस में आपको कितना चलना पड़ेगा। फाइनली आप कहाँ पहुँचोगे? उस पॉइंट पे पहुँचोगे जो कि हमारा ए है। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपका एक्स, ये वाई और ये जेड। तो ये जब एक्स कमा वाई कमा जेड है, ये एक तरीके से एक रूट मैप है टू रीच टू द लोकेशन ए। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे ये जो एक्स वाई जेड आपका बना है, एक्स वाई जेड किससे बना है? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। ठीक है, तो जैसे हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है? देखो, अगर आप एक्स पे मूव करते हो तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वाई में मूव करोगे तो जेड और एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जेड में मूव करोगे तो बाकी एक्स और वाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड टू स्पेसिफाई एनी लोकेशन इन स्पेस। ठीक है, ये तो एक आइडिया है जो आपने पहले भी मैथ्स में सीखा है इन क्लास 8, 9, 10। ठीक है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही क्यों चूज किया जाता है? जस्ट बिकॉज म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्लियर? तो अभी इसी चीज़ को हम डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो डायरेक्शन में कैसे करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? देखो इस पॉइंट का, ये जो हमने पॉइंट अभी उठाया, इसका डायरेक्शन कहाँ? तो ये आपका पॉइंट अगर मान लो ए है, तो दिस इज द बेसिक डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन जहाँ पे ए लोकेटेड है। तो अब इस डायरेक्शन को भी, सिंस ये एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन है इन स्पेस, और स्पेस में ऐसे इन्फिनाइट डायरेक्शंस पॉसिबल है। ठीक है, तो डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? वी टेक द हेल्प ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्टैंडर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, ये एक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो these are what? These are our 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्टैंडर्ड डायरेक्शंस, और इनको हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशल वेरिएबल। वी कॉल इट आई कैप, दिस एज जे कैप एंड दिस डायरेक्शन एज के कैप। हमने इनको ऐसे ही नेमिंग करके रखा है। ठीक है, ये कैप का मीनिंग क्या है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बट अभी जो आपको समझना है कि कोई भी डायरेक्शन को अगर आपको दिखाना है तो यू टेक द हेल्प ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, एंड विच आर दोज डायरेक्शंस? 1 along x axis, 1 along y axis and 1 along z axis, and they have been given special names I cap, j cap and k cap respectively. Clear है चीज? तो any general direction will be a combination of these I cap, J cap and K cap। तो कोई भी जनरल डायरेक्शन अगर है तो वो ये I cap, J cap और K cap के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, डिफरेंट यूनिक कॉम्बिनेशन वुड गिव यू डिफरेंट यूनिक डायरेक्शंस। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये लिख लो।
हो गया। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम ऐसा लेते हैं एक वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, ठीक है, एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। ठीक है, 5 यूनिट का है और एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। दिस इज हाउ द वेक्टर इज। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? तो वेक्टर के लिए हम वेरिएबल्स लेटर्स चूज करते हैं। जैसे ए वेक्टर अगर हम इसको मानेंगे तो ए वेक्टर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड आएगा जो कि 5 है, ठीक है, और डायरेक्शन कौन सा है? एक्स एक्सिस के तरफ। तो इसके लिए क्या बनेगा? अकेला आई कैप ही आएगा और तो कुछ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या बन गया? जो डिस्क्रिप्शन में वेक्टर दिया है, इट कैन बी रिटन एज 5 आई कैप। क्लियर है सबको? लिख लिया इतना? सिमिलरली अगर आपका एक मान लो 7 यूनिट का एक वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखोगे? जैसे ये मान लो बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर क्या होगा आपका? 7 जे कैप। ठीक है, एक वेक्टर है मान लो टुवर्ड्स लेफ्ट है, इस तरफ पॉइंट कर रहा है और 3 यूनिट्स का है, तो ये सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर क्या होगा? 3 इंटू माइनस आई कैप। ठीक है, एक्स डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका उल्टा माइनस आई कैप हो गया। क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हो -3 आई कैप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस में जो लाई कर रहे हैं उनको हम ऐसे लिख रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई जनरल डायरेक्शन में है तो उसको कैसे बताएं। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लो, आगे चलते हैं। विल मूव अहेड विद रेजोल्यूशन। ठीक है, चलो तो देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रेजोल्यूशन करने का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट कि एक वेक्टर किस डायरेक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन रख रहा है। ठीक है, तो यहां पे मान लो सबसे पहले तो अभी 2D का ही हम डील करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 2D वेक्टर्स देखते हैं, सबसे ज़्यादा वही आपका यूज़ होगा फिजिक्स में। तो मान लो एक वेक्टर है ऐसा विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, और ये थीटा एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो अभी हमें क्या ढूंढना है? वी हैव टू फाइंड आउट कि इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, एक तो ये, और दूसरा ये किस किस कंपोनेंट्स से बना हुआ है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स एज इन कंपोनेंट्स अलोंग द स्टैंडर्ड डायरेक्शंस, जो हमारा स्टैंडर्ड एक्स है, स्टैंडर्ड वाई है। ठीक है, तो सिंस दिस इज अ जनरल डायरेक्शन, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है आई कैप और जे कैप दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वेक्टर में आई कैप कितने पार्ट्स है, जे कैप कितना पार्ट है, वो हमें चाहिए। ठीक है, और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वही निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम बोल रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका हम क्या करेंगे, शैडोज लेंगे इस तरीके से। तो शैडोज जैसे आप लेते हो, एक इधर बना शैडो, एक इधर बना शैडो। ठीक है, तो इसी वेक्टर के ये 2 कंपोनेंट वेक्टर्स हैं। क्लियर है?
एक जो एक्स एक्सिस पे शैडो गिर रहा है वो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है, जो वाई एक्सिस पे शैडो गिर रहा है वो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है। क्लियर है? तो इसको मैं ए एक्स वैक्टर बोलूंगा और इसको मैं ए वाई वैक्टर बोलूंगा। समझ आ रहा है ये? तो ये अगर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को हम बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सॉरी यार, इसको आप ऐसे बोलो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, इन दोनों से बना है, बोल सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये ए वेक्टर था जो इससे और इससे मिलके बना है। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी वेक्टर अगर है, जैसे ए वेक्टर, इसको अगर मैं बस ए लिखूं तो इसका मतलब क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर एरो हटा दो ऊपर से, वेक्टर के ऊपर से अगर आप वेक्टर साइन जो है उसके ऊपर से एरो हटाने का मतलब है कि वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये क्या है, वेक्टर है। तो ये सब चीज़ों का भी आपको छोटे छोटे चीज़ें जो है इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ये ए एक्स वेक्टर क्या बन जाएगा मेरा, देखो ए एक्स वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स है, और किस डायरेक्शन में है, आई कैप के डायरेक्शन में है। तो इसको मैं ए एक्स आई कैप लिख सकता हूँ, बताओ। और ए वाई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वाई जे कैप। ठीक है, तो ये बना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, इतना। अब नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड व्हाट इज ए एक्स एंड हाउ टू फाइंड व्हाट इज ए वाई। तो ए एक्स और ए वाई के लिए हम क्या करेंगे, वी विल मूव इनटू दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में आते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर आप नोट करो, ये साइड कितना है, ए वाई के बराबर ही है, और ये बेस कितना है, ए एक्स के बराबर। ठीक है, तो अब देखो इस ट्राइंगल में अगर आप ऐसा लिखो ए वाई अपॉन ए, ये क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, एंड बेस ए एक्स अपॉन ए, ये क्या होगा, कॉस थीटा। क्लियर है? तो ए वाई क्या बन रहा है, ए साइन थीटा, एंड ए एक्स क्या बन रहा है, ए कॉस थीटा। तो ये दोनों चीज़ें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चीज़ें पता है कि नहीं, बेस किसको बोलते हैं और परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में? यस सर। बताओ, परपेंडिकुलर कौन सा होता है? क्या परपेंडिकुलर फिक्स्ड रहता है? देखो ये एंगल अगर फाई है, दूसरा मान लो थीटा है, तो अगर मैं फाई लूं तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा, और थीटा लेने से परपेंडिकुलर कौन बनेगा? कैसा डिटरमाइन होता है ये चीज? अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। हाँ, जो अपोजिट होता है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये फाई अगर लोगे तो इसका अपोजिट कौन सा है, ये, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर आप थीटा लोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, और जो एंगल के बाजू वाला होता है उसको बेस बोलते हैं। अगर फाई लोगे तो बेस आपका ये बनेगा। ठीक है, और ये तो आपका हाइपोटेन्यूस हर केस में रहेगा। क्लियर है? तो इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन
इजीली फाइंड आउट डिफरेंट ट्राइंगल्स में साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, वो देखते ही आपको विजुअली समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर बोलते किसको है और बेस बुक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल के अपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। ठीक है, और एंगल के बाजू वाले साइड को हमेशा बेस लिया जाता है। तो नाउ डिपेंडिंग ऑन कौन सा एंगल आप चूज कर रहे हो, उस हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस सूटेबली चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक थंब रूल आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। थंब रूल ये है कि अगर कोई वेक्टर है उसका एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा कॉस वाला होगा और अपोजिट हमेशा साइन वाला होगा। ठीक है, तो दिस इज अ थंब रूल दैट यू कैन यूज एवरीवेयर। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन के लिए आपको हर जगह हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये अगर आपका वेक्टर है और थीटा, अब एडजेसेंट कौन होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, थीटा कौन सा लिया है। अगर मैं इसको थीटा लूँ तो ये मेरा एडजेसेंट हो गया, अगर मैं इसको थीटा लूँ तो ये मेरा एडजेसेंट हो गया। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजेसेंट किसके एडजेसेंट, थीटा जो आपने लिया उसके एडजेसेंट हम बोल रहे हैं। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये आपका एडजेसेंट। ठीक है, और ये कौन सा होगा, अवे वाला होगा। तो ये अगर ए है तो एडजेसेंट वाला ए कॉस थीटा होगा और इसका मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा होगा। ठीक है, तो एडजेसेंट इज टेकन, द एडजेसेंट कंपोनेंट ये क्या होता है, दिस इज ऑलवेज ए कॉस थीटा। अवे वाला कंपोनेंट दिस इज ऑलवेज ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका थंब रूल है जो आप हर जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसी के बेसिस पे हम कुछ रेजोल्यूशंस करेंगे। इतना लिख लो। हो गया सबका? हितांशी समझ आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, ये आपका मान लो 4 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है। ठीक है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, तो इसको आप ए वेक्टर मानो। तो ए वेक्टर क्या होगा मैथमेटिकल फॉर्म में, ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो आई कैप जे कैप फॉर्म होता है इसको वेक्टर फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, किसी वेक्टर का इस फॉर्म में अगर आप आंसर बता रहे हो तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म आपको निकालना है। ये मान लो आपका 6 है, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, ये एंगल मान लो 120 डिग्री, ये सी वेक्टर है। सी वेक्टर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, पहले का क्या होगा रिजल्ट बताओ, कौन सा कंपोनेंट क्या होगा, ना दैट इज द क्वेश्चन। बताओ मुझे ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड। ये एडजेसेंट है कि अवे है, अवे अवे। तो बेस्ड ऑन एंगल, ये एंगल है तो ये अवे हो गया, ये एंगल है तो ये एडजेसेंट होता। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे 4 साइन 60। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट एडजेसेंट क्या कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका 4 कॉस 60। ठीक है, अब देखो सिमिलरली ये कितना होगा, बताओ इशिता। 6 6 cos 30 होगा वो,
और वो हो जाएगा 6 sin 30। हितांशी अगला बता सकते हो? इसमें क्या किया जाए बताओ? सर इसमें ऐसा होगा क्या, वो c लिखा है क्या आपने? हाँ सी। c cos 30 और c sin 30। 30 क्यों? ये वाला एंगल तो 60 होगा ना। ठीक है, ये दिया ये है, बट आप कन्वीनियंस के लिए ये ले सकते हो। मतलब मेरा रॉन्ग है क्या? But we can still take c cos 120. You're going to get the same value. हाँ हाँ वही, फ़ायदा होने के लिए। बहुतों को दिक्कत रहता है 90 के ऊपर वैल्यूज ढूंढने का, तो उसके लिए कन्वीनियंस के लिए हाँ वो तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मेरा करेक्ट है कि रॉन्ग? आप वर्टिकल वाला बोल रहे हो? कॉस 30 कौन सा बोला आपने? वर्टिकल वाला? हाँ। हाँ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप क्या ले सकते हो? दिस इज अच्छा इसका वैल्यू नहीं बताया गया, तो 5 ले लो। 5 cos 60 होगा, और ये वाला 5 sin 60। ठीक है, इसी तो आपका भी सही था। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? ए वेक्टर को 4 sin 60, ये किस तरफ है? आई कैप के अलॉन्ग है, तो 4 sin 60 आई कैप, प्लस दूसरा ये वाला कौन सा है? ये जे कैप के अलॉन्ग है, 4 cos 60 जे कैप। ये क्या बन जाएगा? ए वेक्टर वुड बी 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, सिमिलरली बी वेक्टर का बताओ क्या होगा? बी वेक्टर इसको क्या लोगे? प्लस माइनस, ये माइनस होगा, तो माइनस 6 cos 30 आई कैप, या 6 cos 30 इंटू माइनस आई कैप, और नीचे वाला ये जो है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये भी माइनस जे कैप में ही होगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? बी वेक्टर वुड बी माइनस 6 cos 30 कितना होगा? cos 30 इज √3/2, तो इसको आप 3√3 लिख सकते हो, माइनस ये 3 जे कैप। सी वेक्टर आपका होगा 5 cos 60 आई कैप माइनस 5 sin 60 जे कैप। ठीक है, तो सी वेक्टर आपका क्या बन गया? 5 cos 60 कितना होगा? 5/2, तो 2.5 आई कैप माइनस 2.5 √3 जे कैप, ये आपका बन रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ सर। तो फिजिक्स में ये रेजोल्यूशन बहुत काम आता है। ठीक है, तो अभी हम उल्टा प्रोसेस करेंगे। उल्टा एज इन, अभी आपको क्या था? अभी आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंगल के हिसाब से बताया गया था। ठीक है, उसके बाद आपने वेक्टर फॉर्म निकाला। अभी हम उल्टा करेंगे। अगर आपको वेक्टर फॉर्म दिया है तो उससे हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड। ठीक है, इतना लिख लिया? Yes, sir. तो वेक्टर फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो अगर आपको दिया है ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसा अगर आपको दे दिया गया, ठीक है, तो इससे आप एक तो मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का ये बता सकते हो। ठीक है, दूसरा डायरेक्शन क्या है वेक्टर का, और तीसरा
यूनिट वेक्टर क्या है वो भी आप बता सकते हो। तो यूनिट वेक्टर पे अभी थोड़ी देर में आएंगे, पहले मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप डायग्राम में बनाओगे, सबसे पहले तो अगर आपका वेक्टर पता है, हाँ ये तो एक और चीज़ आप डायग्राम भी बना सकते हो, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम। तो ये 4 चीज़ें आप कर सकते हो इफ़ यू नो द वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। जैसे डायग्राम बनाएगा सब चीज़ें आपको साफ दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स आई कैप, या फिर हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको। मान लो आपको ए वेक्टर दे दिया गया, दिस इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसको आप कैसे डायग्राम में बनाओगे, एक्स एक्सिस में +3, ठीक है, और वाई एक्सिस में कितना लोगे, +4। अब इन दोनों को अगर आप एक्सटेंड करो तो ये जो आपका वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर बन गया, और ये कितना होगा, ये आपका ए वेक्टर होने वाला है। तो ये हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक्स वाला और वाई वाला बना के इसका स्क्वायर बनाया या रेक्टेंगल जो भी बनेगा, फिर डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमें ए वेक्टर क्या है वो मिल जाता है। तो अब देखो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए वुड बी √3² + 4²। रीज़न बीइंग ये आपका 4 है, देखो ये आपका 3 है, तो हाइपोटेनियस आपका ए होगा, ठीक है। तो आ गया निकल के। तो नाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट दिस पर्टिकुलर एंगल इज। ये अगर एंगल फाई है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप आराम से निकाल सकते हो कि फाई कितना होगा। तो इस ट्रायंगल को अगर आप उठाओ, इस ट्रायंगल में से बताओ tan फाई क्या होगा, tan फाई वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। तो ये कितना होता है 53 डिग्री, ठीक है। तो ये tan का मतलब 37 और 53 इनके स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता रहती है। तो 4/3 अगर है तो दैट इज 53 डिग्री। क्लियर है। तो जनरली क्या हम बोल सकते हैं, देयरफॉर जनरली अगर ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो अगर ऐसा है देन ए कितना होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वुड बी √ax² प्लस ay², ठीक है। और फाई कितना होगा, फाई क्या है, एंगल विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस वुड बी tan इनवर्स कितना ay/ax। तो ये डायरेक्शन बता दिया हमने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हम यहाँ से बता सकते हैं। तो 2 नहीं, तीनों हो गए। डायग्राम भी बता दिया, वेक्टर फॉर्म है तो मैग्नीट्यूड भी बता दिया, और एंगल के हिसाब से डायरेक्शन भी बता दिया, ठीक है। अभी अगर आपको डायरेक्शन को मैथमेटिकल फॉर्मेट में बताना है तो वो आपका यूनिट वेक्टर करता है। तो अभी यूनिट वेक्टर पे आते हैं, क्या करता है यूनिट वेक्टर। तो ये लिख लो पहले, Done, sir. तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म, और उसमें से जितना इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक वेक्टर फॉर्म से वो आपको मिल गया, ठीक है। तो अभी नाउ ये सबने लिख लिया ना, सबका हो गया। Yes, sir. तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल सी अबाउट यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स होता क्या है। तो यूनिट वेक्टर्स किस काम आते हैं, यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड to show directions,
ठीक है। तो ये जो हम डायरेक्शन बोल रहे थे इतनी देर से, ठीक है, कोई भी जनरल डायरेक्शन है तो उसका मैथमेटिकल टर्म क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है वो बताओ, तो बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, आपको ये पूछना है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या है, उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर्स और डायरेक्शंस दे आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, अगर आपने वो बता दिया, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप उसी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है वो बता रहे हो। ठीक है, तो डायरेक्शन मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूनिट वेक्टर से बताया जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे निकालेंगे। तो वी नो कोई भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, तो एनी वेक्टर अगर ए है तो उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले तो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय उसका डायरेक्शन रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, ये तो हमने पहले ही देख लिया, हर वेक्टर को इसी तरीके से दिखाया जाता है। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। तो अभी आपको चाहिए क्या, ये चाहिए, समझ में आ रहा है? तो इसको हम कैसे निकाल, डायरेक्शन क्या होगा फिर, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, बताओ, इजी। तब इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो इट इज ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसको हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको एक और लाइन लिख लो, उसके बाद ही करो इसको। ठीक है, तो इसको आप यूनिट वेक्टर को, तो वही चीज़ मैथ्स में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ शॉर्ट हैंड्स। तो इतना लंबा लैंग्वेज तो हम लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसको एक स्पेशल सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर है तो इसको हम कैप से दिखाते हैं, ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं। तो अगर आप ए कैप बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली ए। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो दिस इज हाउ वी फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है, तो अभी इसका, अब देखो यहाँ पे ए तो हम निकाल सकते हैं ना, ए निकालना तो अभी सीखा है हमने। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट इज यू शुड नो व्हाट द वेक्टर फॉर्म ऑफ ए इज। अगर आपको वेक्टर फॉर्म नहीं पता तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, वो निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको वेक्टर फॉर्म पता होना चाहिए, या फिर किसी भी तरीके से आप वेक्टर फॉर्म निकालो पहले, उसके बाद फिर आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो ए वेक्टर भी आपको मिलेगा और ए भी आपको मिलेगा। हो गया? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो अभी देखो आगे, मान लो एक वेक्टर देता हूं मैं आपको, ए वेक्टर इज 7i कैप प्लस 5 या माइनस 5j कैप। तो यहाँ से आप बताओ ए कैप कितना है, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो क्या बोलोगे, ए कैप वुड बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए। अब ए वेक्टर क्या है, 7i कैप माइनस 5j कैप डिवाइडेड बाई ए कितना है वो आपको निकालना है। ए कितना होगा, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस
-5 का स्क्वायर। क्लियर है? ए वेक्टर नहीं, ए कैप होगा, सॉरी। तो ए कैप वुड बी 7i कैप -5j कैप डिवाइडेड बाई ये कितना, अंडर रूट 49 प्लस 25 कितना होगा, 74। तो ए कैप क्या आ रहा है, 7/√74 आई कैप -5/√74 जे कैप। तो ये आपका ए का यूनिट वेक्टर या फिर ए का डायरेक्शन। क्लियर है सबको? So you have the split the numerator. हाँ, ये चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप दोनों में सेपरेट करके आप ले सकते हो वैसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लो ए वेक्टर अगर ऐसा है 5 या ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, अगर इस फॉर्मेट में है, इसको अगर आप कोई नंबर के से मल्टीप्लाई करते हो, के ए वेक्टर वुड बी के इंटू ए एक्स आई कैप प्लस के इंटू ए वाई जे कैप। दिस कैन बी डन। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes. हो गया इतना? हाँ सर। हमें देखो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, ठीक है। तो मान लो आपको ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अगर ऐसा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको आप ऐसा दिखा सकते हो, इधर ए एक्स, इधर ए वाई और इधर ए जेड। ठीक है, तो इन सबको कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक क्यूबॉइड मिलने वाला 3D में। ठीक है, और ए वेक्टर कैसे बनाया जाएगा, ए वेक्टर वुड बी द वेक्टर जॉइनिंग द बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो इसका जो बॉडी डायगोनल है उसको ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर बनता है उसको हम ए वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ए टू डी। समझ आ रहा है सबको? Yes. तो ये 3D में वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। अगर ए वेक्टर आपका ऐसा है, इफ दिस इज ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक तो ए आपका होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो यहाँ पे एंगल वगैरह आप ऐसे स्ट्रेट अवे नहीं बता सकते। ठीक है,
तो डायरेक्शन के लिए आप ए कैप क्या बताओगे, वही ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये वेक्टर हो गया डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड अंडर रूट ये, ठीक है। तो ये आपका 3D वेक्टर, और उसके बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर। क्लियर है सबको? यस सर। तो अब देखते हैं, तो दिस इज अ बेसिक आइडिया अबाउट वेक्टर्स को कैसे हम लिखते हैं, वेक्टर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स का डायरेक्शन कैसे बताया जाता है। तो अभी ये तो हमने अभी एक वेक्टर से डील करना सीखा, ठीक है। तो नाउ वी विल परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन ऑन टू वेक्टर्स एट द सेम टाइम। तो मतलब कि ऑपरेशंस क्या क्या है जो हो सकता है वेक्टर्स पे। सबसे पहले तो एक एडिशन आप कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। देयर इज नथिंग कॉल्ड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। तो यही तीन चीज़ें हैं, यही तीन टाइप के ऑपरेशंस है जो वेक्टर्स पे हम कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये वेक्टर में जो हम एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, कहाँ काम आएगा? ये हर वो फिजिकल क्वांटिटी में काम आएगा जो आपके वेक्टर्स है। जैसे कि कोई भी दो फोर्सेस को अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, एक फोर्स मान लो 5 यूनिट का है, 5 न्यूटन का है, दूसरा आपका अगर 10 न्यूटन का है मान लो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐड होने के बाद 15 न्यूटन ही आपको दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर स्केलर होता फोर्स तो आपको 15 न्यूटन मिलता, बट अगर स्केलर नहीं है, अगर वो वेक्टर है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 न्यूटन मिले, बिकॉज द रूल्स ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्केलर्स। तो स्केलर्स में जो जो रूल्स आप फॉलो करते हो वो वेक्टर्स में फॉलो नहीं होते। तो वेक्टर्स के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट हाउ मच द फाइनल वैल्यू वुड बी, ठीक है। तो एंगल वगैरह वो सब चीज़ें भी मैटर करता है, बिकॉज वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन अगर है तो दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड कर रहे हो तो उनके बीच हो सकता है कि कोई एंगल हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम कैसे एडिशन करते हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। तो वेक्टर ऑपरेशंस की अगर हम बात करें आपके सिलेबस में, सॉरी सिलेबस नहीं, मतलब जो पॉसिबल है, दोज आर व्हाट। सबसे पहला आपका एडिशन, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड डिवीजन फॉर वेक्टर्स। तो ये आपके तीन टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हो। और सब मल्टीप्लिकेशन में भी दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होता है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ वेक्टर। तो अभी एडिशन पहले देखते हैं, एडिशन वेक्टर्स का कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो जैसे स्केलर में ऐड करने का एक ही तरीका होता है, ठीक है। वेक्टर्स में बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आप बहुत सारे तरीक़ों से ऐड कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट रूल्स विच आर देयर, हर रूल का एक एक नाम है, ठीक है। सबसे पहला जो है दैट इज वेक्टर एडिशन, एडिशन इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये सबसे आसान होता है। फिर there is something called the parallelogram law of addition, then we have something called triangle law of addition, then we also have the polygon law of addition, ठीक है। वो आपका एक अलग रूल तो नहीं है, बट ट्रायंगल लॉ का ही एक
कॉरोलरी है, ठीक है, मतलब इसी का एक्सटेंशन है, इसका कॉरोलरी रहता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सबसे पहला आपका वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टर फॉर्म में एडिशन, इतना लिख लो पहले। तो इसके जो रूल्स हैं, डन सर। ठीक है, तभी देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ एडिशन। अगर आपको दिया है दो वेक्टर्स, ए वेक्टर मान लो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर आपको दिया है बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। Now you want to find a vector which is the sum of both. Let C vector be A vector plus B vector. ठीक है, तो ऑब्वियसली दो वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, वापस एक वेक्टर ही मिलने वाला है। तो ये C वेक्टर जो इन दोनों का एडिशन है, ठीक है, इसको कैसे निकालोगे, तो दिस वुड बी जस्ट द सम ऑफ, इसको हम कैसे करते हैं, तो सीधा आई कैप वाले टर्म्स एक साथ ऐड, ठीक है। इनको हम एक साथ क्यों ऐड कर पा रहे हैं, बिकॉज वेक्टर्स विच आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, दो वेक्टर्स अगर आपके एक ही डायरेक्शन में है, वी कैन ट्रीट देम एज स्केलर्स, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन कैन बी ट्रीटेड एज स्केलर्स। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये भी आई कैप में है, ये भी आई कैप में है, दोनों का अगर हम स्केलर जैसा ट्रीट करें तो एडिशन करोगे तो क्या बनेगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। तो ये आपका मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन विच इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ एडिशन। क्लियर है? आई कैप वाले एक साथ, जे कैप वाले एक साथ, के कैप वाले एक साथ। क्लियर है सबको? यस। तो लिख लो, कंप्लीट करो। मान लो ए वेक्टर आपका 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप है, और बी वेक्टर आपका 3i कैप प्लस 5k कैप, ऐसा है। तो ए प्लस बी क्या होगा? बताओ। फाइव आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे टर्म में जे कैप का कुछ भी नहीं है, तो इसको आप 0 जे कैप मानोगे,
ठीक है। लिख लिया, इतना हो गया। यस तो अगला रूल देखते हैं विच इज, तो ये रूल कब यूज करोगे, अगर आपका वेक्टर फॉर्म पता है, ठीक है, किसी भी वेक्टर का वेक्टर फॉर्म अगर आपको पता है तो यू विल यूज दिस पर्टिकुलर रूल। दूसरा आपका रूल जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो इसको कैसे और कब यूज करें देखो। मान लो आपके पास दो वेक्टर्स है, दिस इज ए वेक्टर और दूसरा ये आपका बी वेक्टर है। इन दोनों को आपको ऐड करना है। सबसे पहला काम तो आपका क्या होगा, इनको को इनिशियल बनाओ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक देम को इनिशियल। को इनिशियल मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो को इनिशियल बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी हमारा यूज होता है विच इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अगर मान लो एक वेक्टर इस तरफ होता और दूसरा वेक्टर इस तरफ रहता, तो क्या हम स्ट्रेट अवे इनको ऐड कर सकते थे? यहाँ पे एडिशन ऐसा नहीं होगा। पैरेललोग्राम लॉ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के पहले इधर शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, को इनिशियल बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। एंड एनी वेक्टर कैन बी मूव्ड इन द पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलली आप कहीं भी मूव करके लेके जा सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर। So every vector has this particular property of translation. You can translate it to any location as you want to. But translate करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है कि उसका हेड का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप कहीं भी मूव करवा सकते हो, बट उसका हेड जो है इट शुड ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करना चाहते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों वेक्टर्स को इनिशियल हो। को इनिशियल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है। तो अभी जैसे ये बनेगा, स्टेप 2 होगा कंप्लीट द पैरेललोग्राम with a vector and b vector as adjacent sides, ठीक है। तो a और b अगर आपके adjacent sides है, इसका जो पैरेललोग्राम बनेगा उसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका पैरेललोग्राम जो है ये आपका कंप्लीट हुआ। तो जैसे ही कंप्लीट हुआ, स्टेप 3 क्या होगा, फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा। The diagonal represents C vector which is the sum of both, ठीक है। तो डायगोनल जो होगा वो आपका क्या होगा, A और B का सम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। क्लियर है ये? यस सर। तो ये आपका डायग्राम वाला तरीका है। इसका मैथमेटिक्स पे अभी आएंगे। पैरेललोग्राम लॉ का जो मैथमेटिक्स है, ये तो आपका बेसिक रूल है जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप बता सकते हो। तो इसके पीछे मैथमेटिक्स भी है।
तो वो भी अभी हम देखने वाले हैं, तो ये कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो अभी देखो मैथमेटिक्स ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पे इसी डायग्राम को अगर हम बनाएं वापस, ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है मान लो। फिलहाल हमें क्या पता चल रहा है, चलो ये भी रख ही दो। ए और बी वेक्टर का जो सम है वो ये डायगोनल से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड दिखाने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये कौन सा है मैग्नीट्यूड, ए। ठीक है, दिस लेंथ इज ए। ये जो आपका वेक्टर है ये भी आपका बी की तरह ही होगा सेम, ये और ये दोनों सेम ही है, बस पैरेलली मूव कराओगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये साइड जो है, ये साइड का लेंथ कितना है, दिस साइड हैज अ लेंथ ऑफ बी। क्लियर है? वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर थीटा था तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी वेक्टर जो है इसके दोनों कंपोनेंट्स हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो a प्लस बी वेक्टर का ये कंपोनेंट कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल यूज करते हैं। देखो इस ट्रायंगल के हिसाब से ये कितना है, बी साइन थीटा है। ठीक है, ये ट्रायंगल के हिसाब से ये अगर बी है तो ये लेंथ कितना होगा, बी साइन थीटा। ठीक है, ये लेंथ कितना होगा, बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? बताओ, तो इसको ओ ले लो, इसको ए ले लो, ये बी और इस पॉइंट को आप सी ले लो। ठीक है, इस पॉइंट को आप सी ले लो। क्लियर है? Yes, sir. तो नाउ अगर आप ट्रायंगल ए ओ बी इसको उठाओ तो आपको क्या मिलेगा, ये साइड कितना है, ए प्लस बी वेक्टर है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा। बॉटम क्या है, ये चीज ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये कितना है, बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर ये क्या हो गया, अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रिजल्टेंट। ठीक है, दो वेक्टर्स के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको रिजल्टेंट बोला जाता है। तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये पैरेललोग्राम लॉ का जो रिजल्ट है। ठीक है, थीटा क्या है, यहाँ पे आर इज magnitude of the resultant, और थीटा इज
एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बीइंग एडेड। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब देखो इस आइडिया को हम स्केलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो स्केलर में अगर आपके पास ए और बी दो क्वांटिटीज होते हैं, उनको ऐड करने पे रिजल्ट क्या होता है? ए प्लस बी। ठीक है, यही होता ना। अभी देखो यहाँ पे स्केलर अगर कब होता, स्केलर तब होता अगर दोनों के डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते। ठीक है, तो डायरेक्शन आने से क्या दिक्कत हो रही है कि आपको एक एंगल वाला टर्म मिल रहा है। दोनों चीज़ें जिनको आप ऐड कर रहे हैं उनके बीच एक एंगल है। तो यहाँ पे देखो ये जो cos थीटा वाला टर्म आया है, ये क्यों आया? जस्ट बिकॉज दोनों क्वांटिटीज आपके वेक्टर्स थे, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो ए और बी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा? इनके बीच का एंगल कितना है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। बट अगर आप इसको हटा दो, ठीक है, तो इस टर्म को अगर मैं हटा दूंगा तो देखो क्या आ रहा है। इसको अगर हटा दो तो क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी बन रहा है। ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका अंडर रूट लोगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो बन गया स्केलर, स्केलर एडिशन हो गया। अगर एंगल वगैरह आप हटा दोगे, मतलब डायरेक्शन हट गया, तो स्केलर हो गया। स्केलर एडिशन में ए प्लस बी। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये टर्म आपका वेक्टर की वजह से आ रहा है। तो वेक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 2 + 3 करो तो वेक्टर एडिशन में वो आपको 5 मिले, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, यू कैन गेट अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर 2 + 3 डिपेंडिंग ऑन 2 वाला वेक्टर और 3 वाला वेक्टर जो है इनमें एंगल क्या है। ठीक है, बट देर इज ऑलवेज अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पॉसिबल। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता है, एक का अगर ए है दूसरे का अगर बी है, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट कि उनके बीच का उनको जब आप ऐड करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल कब होगा? मैक्सिमम वैल्यू आपको हमेशा तभी मिलेगा दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद। रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर बीइंग एडेड स्ट्रेट अवे, मतलब कि वो सेम डायरेक्शन में हो। दोनों वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो स्ट्रेट अवे ऐड होके आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट देगा। ठीक है, और मिनिमम कब देगा? जब एक वेक्टर इस तरफ है एक इस तरफ है, एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको लिख के रख सकते हो आप। इफ ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड, तो आपको ध्यान रखना रीड करते टाइम कहाँ कहाँ पे एरो यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ पे एरो नहीं यूज़ हो रहा, तो वो चीज़ आपको क्लियर पिक्चर दिमाग में बनना चाहिए। जब भी एरो नहीं है तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, अगर एरो है तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर एज अ होल। तो इफ ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, तो आर मैक्सिमम कब होगा? ए प्लस बी होगा, और आर मिनिमम आपका होगा ए माइनस बी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लिख कर रखो, तो इस पर भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये एंगल कितना है? रिजल्टेंट का जो एंगल है फाई। ठीक है, रिजल्टेंट का खुद का भी एक एंगल है।
इफ दिस एंगल इज फाई, तो फाई कितना होगा, ये भी आप लिख लो, tan इनवर्स। ये कहाँ से मिलेगा, फाई एंगल कितना है, इस ट्राइंगल में से। तो ये आपका ट्राइंगल में से अगर फाई tan इनवर्स कितना होगा, दिस अपॉन दिस, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, दिस अपॉन दिस। तो फाई इज tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं, वो भी हम लिख कर रखते हैं। इतना लिख लो पहले। Done. कर लिख लिया। ये तो यहाँ पे देखो, तो इफ वी एड अप टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर ऐड हो रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना होगा, थीटा आपका 90, तो उस केस में रिजल्टेंट आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपका ए इस तरफ है और बी आपका मान लो इस तरफ है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये, ठीक है। तो ये जो हम अभी रिजल्ट्स की बात करेंगे, स्पेशल रिजल्ट्स, दीज आर द वंस विच विल बी यूजफुल फॉर फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के चैप्टर्स में आपको यही रिजल्ट सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, यही सबसे ज़्यादा बार आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला, इफ वी हैव टू इक्वल परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो इक्वल अगर है तो उस केस में क्या होगा, आर आपका अंडर रूट या रूट 2 टाइम्स ए, वेयर ए बीइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, और इन सच ए केस इक्वल वेक्टर्स हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे रहते हैं। तो अगर आपके दो वेक्टर्स ऐसे हैं, ये ए है, ये भी ए है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये रूट 2 टाइम्स ए, ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री एग्जैक्ट रिजल्टेंट का एंगल। क्लियर है? Yes. और अगर कोई जनरल इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स इन जनरल have resultant along angle bisector, तो यहाँ पे अगर ये A है, ये भी A है, तो एंगल बाइसेक्टर किस तरफ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका एग्जैक्ट एंगल बाइसेक्टर पे जाएगा। ठीक है, ये अगर थीटा था तो ये आपका थीटा बाई 2 होगा। क्लियर है? Sir, हाँ, in general means it's not always as a bisector.
नहीं मतलब कि इन जनरल मतलब एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, वो हम बोल रहे हैं, मतलब नॉट 90 डिग्री ओनली, मतलब जनरल आइडिया है ये, हर केस में ऐसा होगा। क्लियर है? लिख लिया सबने? ठीक है, तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो गया। ठीक है, तो अगले क्लास में हम कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम पूरा आगे का मल्टीप्लिकेशन तक ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर।